दोस्तों नमस्कार। जब भारत सरकार का बजट पेश होता है तो वो एक ऐसा मौका होता है जब हम भारत की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता करते हैं। ऐसा ही मौका आज हमारे सामने है। भारत का बजट पेश होगा और भारत की चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज जो चर्चा का विषय यह रहेगा कि जिस तरह से 2026 में पूरी दुनिया में उथल-पुथल हो रहा है, क्या भारत के संसाधन इन चुनौतियों के लिए पूरे हैं? क्या उनका जो एलोकेशन है वो उन चुनौतियों के लिए सही है? आज हम बजट में इस बात को देखेंगे। तो बजट की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन बजट आने से पहले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसको इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किया और अक्सर मैं आपके साथ इस चर्चा को करता रहता हूं। आज उन सब चीजों को एक साथ सामने रख के हम ये देखेंगे कि जो बजट पेश होगा क्या वो भारत की चुनौतियों को एड्रेस कर पाएगा। इसीलिए वो चुनौतियां क्या होंगी उसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और आपस में चर्चा करिए कि भारत की चुनौतियों का रास्ता आखिर क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा को। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि केंद्रीय बजट जो है उसके सामने जो उभरती चुनौतियां हैं, क्या हमारा बजट उसको पार कर लेगा? अगर नहीं तो हमारे पास विकल्प क्या है, इसको भी समझना होगा। एक आंकड़ा जो बहुत कुछ कह जाता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम कुछ भी बोले, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट, भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां दोस्तों? पहले हमें यह देखना होगा कि हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वो आंकड़ा है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट को लेकर। 2010 से लेकर हम बात कर रहे हैं अभी तक की, 2024-25 की। तो अगर हम इसको पूरा आंकड़ा देखें, क्योंकि अगर हम 2 साल का लेते हैं तो फिर लोग कहते हैं मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या हो रहा था, फिर लोग कहते हैं नहीं जी मोदी साहब 14 में आए थे, उसके बाद से बहुत तरक्की हो गई। हर तरह के पॉलिटिकली इन्फेस्टेड आर्ग्यूमेंट आते रहते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए 2010 से लेकर अभी तक पिछले 15 साल का आंकड़ा लेके आया हूं और अब आप खुद सोचिए कि हम जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पॉलिसी की, डेवलपमेंट एजेंडा की, क्या हम उस दिशा में सही बढ़ रहे हैं या चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसको समझना जरूरी है। 2010-11 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट था करीब $250 बिलियन। 14 में जब मोदी साहब आए तो बना 310, उस समय 310 था। आज हम पहुंचे हैं 442 पे। ठीक, उस समय हमारा इंपोर्ट था $450 बिलियन, मतलब घाटा था करीब $136 बिलियन जब मोदी साहब ने सत्ता संभाली। 2015 में हमने इस घाटे को कम करने के लिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया और साथ में यह कहा कि हम 2 करोड़ जॉब सालाना पैदा करेंगे। $450 बिलियन का हमारा इंपोर्ट था जो बढ़ के हो गया 729। अब जब हम आंकड़ा देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि ये और बढ़ चुका है। ट्रेड डेफिसिट जो $136 बिलियन था वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट $290 बिलियन, डबल से भी ज्यादा। तब सवाल इस बात का है कि मेक इन इंडिया क्यों सफल नहीं हो रहा, कहां हम चूक रहे हैं। ये तो थी भारत की अपनी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि जो भारतीय कंज्यूम कर रहे हैं वो हम भारत में नहीं बना रहे हैं। देश में डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन हमारी कंपनियां नहीं कर पा रही पूरा, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। मतलब हम विदेश से खरीद के अपने घर में खा रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 310 से हम 442 पे पहुंचे। तो ये चुनौती अब हमारे सामने है। इसको थोड़ा और विस्तार से हम समझ लेते हैं। ये बात सही है कि हम ये कहते हैं दुनिया में इस समय एक ब्राइट स्पॉट है, वो है भारत। इसलिए क्योंकि यूरोप स्टैग्नेंट है, एशिया की जो पॉपुलेशन है वो भारत के मुकाबले बहुत कम है अगर हम चाइना को छोड़ दें, और वहां पे
जो सैचुरेशन है इसके कारण वहाँ ग्रोथ नहीं है। अमेरिका की ग्रोथ कम है, लैटिन अमेरिका अपनी समस्याओं में है, अफ्रीका में परचेजिंग पावर नहीं है, घूम फिर के साउथ एशिया आता है और साउथ एशिया के अंदर भारत एक ब्राइट स्पॉट है और बाकी जगह जो दुनिया में झगड़े चल रहे हैं वो हमारे सामने। तो ये बात तो सही है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है, पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन साथ में हमारा व्यापारिक घाटा भी बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। ये देखना होगा कि कल का बजट इसको एड्रेस करता है। एक चुनौती डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड दोस्तों तब होता है जब वो स्किल्ड होता है, अदरवाइज वो लायबिलिटी बन जाता है। क्या हमारे यहाँ पे जो मैन पावर है वो आज की दुनिया के लिए जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसके लिए तैयार है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को इस तरह से तैयार कर रहा है? ये एक सोचने की बात। चाइना प्लस एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया भारत में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही? अपॉर्चुनिटी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पॉपुलेशन है, बाजार है, सब कुछ है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा? कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रही। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। तो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, क्या हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ स्टोरी है भारत की वो क्या खत्म हो रही है? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस देश की जो आबादी है वो इस देश को संभाल के रखेगी। बेसिक कंजम्पशन तो होगा, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तो जारी रहेंगी। तो जो आपकी कोर फंडामेंटल मतलब इकोनॉमी की जो ज़रूरतें होती हैं, खेती है, माइनिंग है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, पावर है, पानी है, ट्रांसपोर्ट है, ये तो जारी रहेगा। 70-80% जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो कहीं नहीं जाने वाली, वो कंपनियां चलेंगी। लेकिन जिनमें हाई मार्जिन है, करीब 20 से 30% जो इकोनॉमी है वो तब ग्रो करती है जब लोगों के पास समृद्धि होती है, और वही एक्चुअली टैक्स प्रोवाइड करती है, वही है जो आपकी एस्पिरेशन वैल्यू को पूरा करती है। इस बात को समझना होगा। तो ये जो वीडियो हम बात कर रहे हैं ये हम पेसिमिज्म की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको हमेशा नेगेटिव ही दिखता है। मैं हमेशा आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट्स उचित नहीं है, आप अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आपके सामने जो भी मैं डेटा रखता हूं वो रेफरेंस के साथ रखता हूं, इसको समझना होगा। जो मैंने आपको पहले डेटा दिखाया, ये जो पूरी टेबल मैंने आपके लिए बनाई, ये डेटा है। कब आप कहेंगे ये पेसिमिज्म है, ये आपकी सोच है। मैं तो कह रहा हूं ये चुनौती है। अगर चुनौती को आप पेसिमिज्म के रूप में देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब चुनौतियां क्या है? सबसे पहले है करेंसी स्ट्रेस। आज हमारा रुपया 92 पहुंच गया। जब 1 रुपये का डिवैल्यूएशन होता है 70,000 करोड़ का नुकसान होता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर 1 पैसा भी हिलता है, अगर 1 पैसा भी रुपया डाउन जाता है तो 700 करोड़ का नुकसान हो जाता है। अब दिन में कितनी बार पैसा ऊपर नीचे होगा ये आप देख लीजिए। चुनौती क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा आता है ना भारत में, वो ये आता है कि हमारे को इंपोर्ट महंगा पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी इंपोर्टेड है, और जो हमारा उधार है, विदेशी कर्ज है, वो बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए बढ़ जाता है। क्यों हो रहा है वो हमें पता है। हमें ऊर्जा चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, केमिकल्स हैं, क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जब रुपया कमजोर होता है ना तो देश की संपदा विदेश चली जाती है। जहां आप 80 रुपए देते थे अब आप 90 रुपए दे रहे हैं, 92 रुपए दे रहे हैं उसी चीज को खरीदने के लिए। तो देश की जो संपत्ति है वो विदेश चली जाती है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एलोन इज नॉट बैड। अगर मान लीजिए ये रुपया घटता है और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता और ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाता तो ये सही था, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, रुपया भी गिर रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन खतरनाक है। इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा और आने वाले दिनों में जो हम ईरान की स्थिति देख रहे हैं, तेल के दाम बढ़े, चुनौतियां और बढ़ेंगी, इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ग्रोथ है
वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसा ही नहीं बचेगा, तो लोग कंज्यूम क्या करेंगे। मैक्रो स्टेबिलिटी इज फाउंडेशन, विदाउट इट ग्रोथ बिकम्स कॉस्मेटिक। तो हम जो कह रहे हैं ना कि भारत की जीडीपी 6% 7% की दर से ग्रो करेगी, ये सिर्फ कागजों में ग्रो करेगी। आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ जो हो रही है वो महंगाई के कारण हो रही है। ग्रोथ आपको दिख रहा है, आम आदमी पिस रहा है, ये भी हमें समझना। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने हुआ है, जॉबलेस ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखें तो एग्रीकल्चर डाउनवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की नहीं है, सिर्फ सर्विस सेक्टर में है डेवलपमेंट। अगर सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ता है तो वहां टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता है, मैन पावर का यूज नहीं बढ़ता है। इसको समझना होगा। इसका मतलब जीडीपी नंबर अगर सर्विसेज के कारण मजबूत दिख रहा है तो यह खतरनाक है, क्योंकि इसमें जॉब नहीं क्रिएट हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एम्प्लॉयमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, इनफॉर्मल सेक्टर से आएगा, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग। इसीलिए ये एक चुनौती है। अर्बन इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी सरवाइव कर रही है, एंड दिस इज क्रिएटिंग डेंजरस इल्यूजन। क्योंकि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है उसको भी हम समझेंगे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी हम कह रहे हैं कि साहब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल मास डिमांड है वो कमजोर है। आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी के साथ बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि हकीकत क्या है। एन इकोनॉमी वेयर प्रॉफिट ग्रोज फास्टर देन द पीपल्स इनकम इवेंचुअली हिट ए डिमांड सीलिंग। आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, कंपनियों की इनकम बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, आम आदमी की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही या उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, ये एक चुनौती है। ग्रोथ विदाउट जॉब इज नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ। हम क्या इस बजट में इस पे कुछ काम होते देखेंगे, ये हमें सोचना होगा। फाइनेंशियलाइजेशन एंड रियल इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो भी पैसा भारत में है, और हमारी स्टॉक मार्केट में अगर आप ईमानदारी से देखें तो 100-200 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां ऐसी नहीं हैं जिनके हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भरोसा कर सकें। आप उठा के देख लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कितना कॉम्प्रोमाइज़ है। कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हमने इंडिको एग्जाम्पल देखा, वहाँ पे जो बड़े बड़े हैवी वेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो भी कॉम्प्रोमाइज थे। प्रोमोटर्स ने उनको भी अपने मुट्ठी में रखा हुआ था, इसीलिए इतना बड़ा एक दिन में 2500 फ्लाइट क्रैश हुई, मतलब उनको कैंसिल करनी पड़ी, और 1500 फ्लाइट डिले हुई एक दिन में, या 2 दिन में कहें 4000 फ्लाइट में क्राइसिस। ये गवर्नेंस क्राइसिस नहीं था तो क्या था। तो इसीलिए जब बड़ी कंपनियों का ये हाल है तो छोटों का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। इसीलिए जो थोड़ी बहुत कंपनियां हैं उनके स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, और कुल मिला के पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, फैक्ट्रियों में नहीं जा रहा। कितनी कंपनियों ने कहा है कि हम एक्सपेंशन करेंगे, कहीं आपने देखा? ये बात हमें समझनी हो। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग में दिमाग लगा रहे हैं, आर्बिट्राज में कर रहे हैं, और मिडल मैन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे 2-2% का भी सही प्रॉफिट तो आ रहा है, उसी में ही हम खुश हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रहे, R&D में काम नहीं कर रहे, और सप्लाई चेन हमने देखा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब सप्लाई चेन चाइना के कब्जे में है। और मैंने एक वीडियो बनाया कि हु इज कंट्रोलिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स, आप उस वीडियो को देखिएगा, सेक्टर वाइज एनालिसिस उसमें आपको मिल जाएगा। चुनौती क्या है? इफ ग्रोथ इज ड्रिवन मोर बाय एसेट प्राइसेस देन प्रोडक्टिविटी, वोलेटिलिटी इंक्रीजेस। आप जो ग्रोथ दिखा रहे हो, FDI दिखा रहे हो, वो स्टॉक मार्केट का दिखा रहे हो, वो एक सपना है, वो रियल इकोनॉमी नहीं है, वो परसेप्शन है। एंड इकोनॉमी ग्रोज रिच बाय मेकिंग थिंग्स, नॉट बाय ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से इकोनॉमी नहीं बढ़ती, मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ती, और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेंट है और ट्रेडिंग पे सबका फोकस है। ये एक चुनौती। चाइना का अगर हम देखें उदाहरण, चाइना के बारे में हम कहते हैं कि चाइना +1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है एग्जीक्यूशन, सरकारों की तरफ से अप्रूवल में टाइम। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो भ्रष्टाचार से हम निपटते हैं, तो फिर बाकी समस्याएं, कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होते,
और वो विवाद में चले जाते। तो कई समस्याएं हैं एग्जीक्यूशन लेवल। इसका मतलब दुनिया को अल्टरनेट चाहिए चाइना का, लेकिन भारत क्या उस अपॉर्चुनिटी को पूरा कर पाएगा? अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। और जैसा मैंने कहा, लैंड एक्विजिशन, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, स्किल नहीं है हमारे पास। हम जितने मर्जी सर्टिफिकेट बांट लें, स्किल मंत्रालय खोल लें, स्किल नहीं बन पा रहा है। एंड PLI स्कीम इज हेल्पिंग। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे, फिनिश गुड्स पे PLI दे रहे हैं, ना हम सप्लाई चेन पे दे रहे हैं, और ना ही हमने PLI को एक्सपोर्ट से लिंक किया है। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इंसेंटिव नहीं देते तो हिंदुस्तान में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक्सपोर्ट के लिए PLI देते तो बात समझ में आती, लेकिन हम इंडिया मार्केट के लिए ही सरकार को इंसेंटिव देना पड़ रहा है कि आप अपनी आबादी के लिए कुछ तो बना दो, और ये एक चुनौती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग असेंबली हब बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं बन रहे हैं। एंड द रियल वैल्यू इज इन कंपोनेंट, टूल एंड मटेरियल, नॉट जस्ट फिनिश्ड असेंबली। क्योंकि अगर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे तो असेंबली कोई भी कर लेगा। अब रही बात एनर्जी की, क्योंकि हम 85% एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं। हमें ग्रीन ट्रांजिशन में जाना है, कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और हिंदुस्तान के लिए तीनों चुनौतियां हैं। हमारे पास अपनी एनर्जी नहीं है, हम 85% आयात कर रहे हैं। जो हम आयात कर रहे हैं, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया डिवैल्यू होता है तो महंगा होगा, अफोर्डेबिलिटी का सवाल आएगा। और जितना हम अभी क्रूड ला रहे हैं उससे हमारी क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं वो बन रही हैं। और जितनी हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, हम सब इंपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिला के जो पावर टैरिफ है वो हमारी इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को भी हर्ट करेगा। आफ्टर ऑल, यूक्रेन के बाद यूरोप का हाल क्यों खराब हुआ? जो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, क्योंकि वहाँ यूरोप में एनर्जी प्राइसेस 3 से 5 गुना बढ़ गए। सारी कंपनियां यूरोप छोड़ के विदेश चली गई, ज़्यादातर चाइना। ये होता है जब एनर्जी महंगी हो जाती है। इसका मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाते हो ट्रांजिशन की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो आपको एनर्जी शॉक मिलता है, जैसा ट्रंप ने कहा कि हम काय को बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर धीरे जाते हो तो आपके जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होते। और दूसरी बात, अगर आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन खत्म होता है, आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। और दूसरी तरफ ये जो इशू है ये स्ट्रैटेजिक है, इसको समझना होगा, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात यह है, बात फिस्कल पॉपुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन की। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के साथ। फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री दिस, फ्री दैट, हम पॉपुलिज्म की बात कर रहे हैं। वो पैसा अगर आप ईमानदारी से जनता के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, अच्छे कॉलेज स्कूल बनाते, तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आता, उनको जॉब मिलता, आपको फ्री राशन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने वो नहीं किया, इसलिए उनको खुश रखने के लिए हमने फ्री राशन दिया। ये एक चुनौती है। इसके साथ ही हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो पैसा था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो जा रहा है कंजम्पशन में। हम बैंकों से लोन ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी देनी पड़ रही है, जो गारंटी देते हैं वो लायबिलिटीज बनती है, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो इससे कॉन्फिडेंस घटता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। एंड टुडेज कंफर्ट बिकम्स टुमारोज फिस्कल स्ट्रेस। मोदी साहब के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा, सोचिए उसके लिए चुनौतियां क्या होगी। चलिए, जब तक मोदी साहब है कोई नहीं बोल रहा, मोदी है तो मुमकिन है, सब इस उम्मीद में बैठे। मोदी साहब के बाद जो बागडोर संभालेगा, क्या वो ये कहेगा कि उसको अर्थव्यवस्था अच्छी मिली है, मजबूत मिली है, या वो ये कहेगा कि साहब तिजोरी खाली है, मैं क्या करूं? और रिटायरमेंट के बाद मोदी साहब क्या जवाब देंगे कि मैंने तो तिजोरी भर के दी थी? तो जो नया जो प्रधानमंत्री आ रहा है वो क्या बोलेगा? इस बात को समझना। इसी तरह से हम जब बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की, तो फिस्कल ऑनेस्टी की जरूरत है, अकाउंटिंग ऑप्टिक्स की नहीं। तो कल जो बजट आएगा हम उसमें देखेंगे कि उसमें अकाउंटिंग ऑप्टिक्स है या वास्तव में सही बातों पे फोकस है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी,
इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं। इसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट होता है। कानून जब स्टेबल नहीं है तो समस्या ये होती है कि इन्वेस्टर नहीं आना चाहता, वो फंसना नहीं चाहता, उसको पॉलिटिकल रिस्क बोला जाता है। इसका मतलब जो कैपिटल है उसको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, उसको इंसेंटिव नहीं चाहिए। आप स्टेबल सिस्टम दीजिए, हमें इंसेंटिव नहीं देना। इन्वेस्टर्स प्रेफर रिस्क फाइनेंशियल एसेट ओवर लॉन्ग टर्म गेस्टेशन फैक्ट्रीज एंड ग्रोथ एक्सेलरेट्स व्हेन स्टेट इज ए पार्टनर नॉट ए प्रोसिक्यूटर। अगर स्टेट पे भरोसा होगा तो सब ठीक होगा, और सबके लिए आधार होता है ह्यूमन कैपिटल। पैसा है, जमीन है, लगाएगा कौन, चलाएगा कौन, लोग कहाँ हैं, और ये बात हमें समझनी होगी। ये बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन खामोश है। इसके बारे में हम ये नहीं बोलते कि भारत में मैन पावर नहीं है या हम लोग स्किल्ड नहीं है, ये बोलने में हमें शर्म आती है। तो हम सब बोलते हैं कि नहीं, भारत में बहुत बड़ी युवा शक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रहे, सवाल ये। इसका मतलब ये है कि स्किल क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी, हमारे पास नंबर है, क्वालिटी नहीं। इसका मतलब इफ प्रोडक्टिविटी डज नॉट अराइज, पॉपुलेशन बिकम प्रेशर नॉट एडवांटेज। इस बात को समझना होगा कि हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में क्या सोचें। अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो होती है ना, वो एसेट नहीं लायबिलिटी होती है। फिर आपको उनको फ्री राशन देना पड़ता है, फ्री बिजली पानी देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े हुए नहीं है। अगर जो देश फ्री बिजली पानी, फ्री राशन के भरोसे जिंदा है, क्या आप उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड मानोगे या डेमोग्राफिक लायबिलिटी मानोगे? ये हमें सोचना हो। इसका मतलब ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्न्स इनटू डेमोग्राफिक ड्रैग अगर हमने उनको तैयार नहीं किया। ह्यूमन कैपिटल इज अल्टीमेटली ग्रोथ इंजन। अगर लोग हैं तो सब कुछ हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? ये जो रियल रिस्क है कि इंडिया इज नॉट अबाउट टू कोलैप्स, भारत डूबेगा नहीं, लेकिन भारत में खुशहाली जो आनी चाहिए उसके लिए हम तरस जाएंगे। हम अंडर अचीव रहेंगे, ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें देखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपनी मैक्रो जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करना होगा, जो करेंसी है उसको बचाना होगा। जीडीपी अपने आप होगा, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगा। प्रोडक्टिव कैपिटल बनाना होगा मैन पावर को, और इसके लिए कानून बदलने होंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज करनी होंगी, एंड ट्रस्ट होना चाहिए इन्वेस्टर और सरकार के बीच में, जो नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। कारण क्यों है? क्योंकि जो ग्रोथ है उसके लिए जरूरी है एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन एंड करेज। और ग्रोथ इज नॉट गारंटीड, इट इज अर्नड। हमें अपनी ग्रोथ को कमाना पड़ेगा। लेकिन ये बातें हम लोग करते क्यों नहीं? अगर मैं आज की डिटेल में बात करूं तो आप कहेंगे कि साहब मैं एंटी मोदी बात कर रहा हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इन सब समस्याओं की समाधान भारत में है और जरूरत नहीं है इन पे ध्यान देने की, तो मैं गलत हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है कहते हुए कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब अच्छा चल रहा है, यहाँ कहीं चुनौतियां नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है, सबकी लाइफ अच्छी है, महंगाई की प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सही है, आपकी नज़र में मैं गलत हूं, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर ये चुनौतियां हैं तो इसका रास्ता तो हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम इस पर चर्चाएं नहीं करेंगे तो कैसे रास्ता निकलेगा? तो देन व्हाई नोबडी इज टॉकिंग? अपोजिशन को मुद्दे उठाने ही नहीं आते, और सरकार चाहती है कि अपोजिशन कंफ्यूज रहे तो उनके ऊपर सवाल ना उठे। और मीडिया का अपना एनालिसिस तो होता नहीं, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं, जो ऊंचे पदों पे हैं, उनको अपनी नौकरी की चिंता है। क्योंकि अगर हम सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो ऐसा ना हो कि मीडिया के मालिक उनकी नौकरी खा जाए, वो अपनी टेंशन में है, और ऐसा होते देखा भी गया है। तो कहने का मतलब ये है, चुनौतियां हैं, रास्ते भी निकलेंगे अगर हम चर्चा करें। क्या लगता है दोस्तों, और भी चुनौतियां हैं या ये सारी इतनी ही हैं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो मेरा ये कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमें मंथन करना होगा, और यही मेरा प्रयास है और यही प्रयास आपका भी है, तभी आप मेरे वीडियोस देखते हैं। नहीं तो आपके पास एंटरटेनमेंट के बहुत साधन हैं। आप सीरियस हैं, आप चिंतित हैं, आप चाहते हैं सुधार हो, इसलिए आप और हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने विचार रखिए, अपना ध्यान रखिए। बजट के बाद फिर चर्चा होगी। तब तक आपसे विदा लेता हूं। वंदे मातरम।